हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस अकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या करा था, अपन ने चैप्टर 2 को फिनिश कर दिया क्लास 7 का, जिसका नाम था प्राणियों का पोषण या प्राणियों में पोषण। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अपन वापस से एक बार सिलेबस को दोहराएंगे पूरा। साल भर में ना करके भी 2 बार अपन वापस कंटिन्यू अपने हर कॉन्सेप्ट को दोहराएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे हर डाउट एकदम क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज अपन शुरुआत करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है रेशो से वस्त्र तक। क्या नाम है? रेशो से वस्त्र तक। तो मैं पहली क्लास से कहता हुआ आया हूं कि जो चैप्टर का नाम होता है उसी के आधार पर उसके टॉपिक्स होते हैं। अगर हमने नाम को समझ लिया चैप्टर की, उसके मतलब को समझ लिया, तो क्या होगा कि हमारे जो आधे टॉपिक्स हैं वो हमें अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, अधिकतर यूट्यूब चैनल्स पे या फिर स्कूलों में क्या करते हैं कि चैप्टर के नाम पर ध्यान ही नहीं देते और अंदर के टॉपिक्स के डेफिनेशन समझा करके उसको छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अपन ऐसा नहीं कर रहे। मैं भी जहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने जहाँ से अपनी पढ़ाई करी है, वहां पर जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमें एक ही बात सिखाई है कि जो चैप्टर का नाम होता है उसी के आधार पर उसके टॉपिक्स होते हैं। ठीक सॉरी। तो क्या होता है कि हमें चैप्टर के नाम को समझना चाहिए। जैसे हर एक बच्चे का नाम का उसका मतलब होता है, वो बच्चे का नाम उसी के गुणों के आधार पर रखा जाता है। जब भी बच्चे का नामकरण होता है तो क्या करता है पंडित, उसके कुंडली के द्वारा उसके गुणों के अनुसार ही नाम के अक्षर का चयन करता है। ठीक है, तो नाम क्या बताता है कि इस बच्चे में ऐसे गुण हैं। ठीक, तो चैप्टर का नाम भी हमें वही बताता है कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक उससे मिलते जुलते आएंगे। तो आज की क्लास में अपन शुभारंभ करते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है रेशो से वस्त्र तक, क्लास 7 का। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रेशो से वस्त्र तक। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि रेशा क्या होता है या वस्त्र क्या होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि रेशो से वस्त्र तक। क्या मतलब है रेशो से वस्त्र तक? कि एक छोटी सी चीज से किस तरह एक पूरा वस्त्र तैयार हो गया, उसे बोलते हैं रेशो से वस्त्र तक। सोचो, अगर रेशो से वस्त्र का निर्माण नहीं होता तो क्या आज आप सभी कपड़े पहनकर घूम रहे होते? क्या मैं ये स्वेटर पहनकर घूम रहा होता? क्यों? क्योंकि रेशो से पूरे वस्त्र तक बनने की प्रक्रिया एक होती है, उसी के बाद वो कपड़ा तैयार होकर के मार्केट में सप्लाई होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि रेशे से ही अपन पूरे ढके हुए हैं। ठीक है, रेशा एक बहुत ही छोटा तंतु होता है और उसी छोटे छोटे तंतु इकट्ठे कर करके वो एक प्रोसेस के द्वारा एक वस्त्र का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं रेशो से वस्त्र तक। ठीक है, वस्त्र को हिंदी में कपड़ा बोला जाता है। रेशो का अगर बोला जाए तो रेशो एक छोटा फॉर्म होता है, तंतु। ठीक, क्या होता है, छोटा एक तंतु के रूप में हमें रेशा मिलता है। उसी तंतु से तंतु इकट्ठा कर करके एक प्रोसेस के द्वारा कपड़ा तैयार करा जाता है। ठीक, तो हमें सबसे पहले यही समझना चाहिए कि रेशा होता क्या है। ठीक है, तो समझने के लिए पहले समझ लो रेशा क्या होता है। रेशा एक तंतु होता है और रेशा या तो प्राकृतिक होगा या फिर कृत्रिम होगा। कहने का मतलब यह है कि रेशा हमें 2 प्रकार से मिल सकता है, या तो वो प्राकृतिक फॉर्म में हमें मिलेगा, नेचुरल फॉर्म में, या फिर हमें आर्टिफिशियल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक होता है नेचुरल, यानी कि हमें
नेचुरली वो हमें मिलेगा, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मिल जाएगा। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल हम किसी लेबोरेटरी में या किसी इंडस्ट्री में हम उस ई रेशे का अपने हाथों से निर्माण करेंगे, वो कहलाता है आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम या फिर संश्लेषित रेशा। ठीक है, तो इसी बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि प्राकृतिक रेशा हमें किस किस रूप में मिलेगा और उससे प्राकृतिक रेशों से वस्त्र का निर्माण हम कैसे कैसे प्रोसेस के द्वारा करेंगे। ठीक, तो क्लास शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक्स के साथ, जिसका नाम है रेशा। क्या नाम है? रेशा। तो रेशा क्या होता है? रेशा एक बुनावट तंतु होता है। क्या होता है? रेशा एक बुनावट तंतु होता है जो हमें प्राकृतिक या कृत्रिम रूप में मिलता है। क्या होता है? रेशा एक बुनावट तंतु होता है। बुनावट मतलब कि ये जो रेशा हमें प्राप्त होगा वो बुनने के काम आएगा। ठीक है, रेशा क्या होगा? जो भी हमें प्राकृतिक या कृत्रिम रूप में जो हमें मिलेगा वो बुनने के काम आएगा। और बुनना आप सभी जानते ही हो कि बुनना क्या होता है कि एक धागे से दूसरे धागे का निर्माण करना, वो कहलाता है बुनना। ठीक है, कि एक धागा बनाया, उस एक धागे से दूसरे धागे को ज्वाइन करा, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, ऐसे ऐसे कर करके एक पूरा धागा बनता है। ठीक है, तो वो कहलाता है बुनना। ठीक, तो वो बुनना कहलाता है। तो क्या होता है? रेशा एक बुनावट तंतु होता है जो हमें प्राकृतिक या कृत्रिम रूप में मिलता है। प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिले अपने आप। ठीक, कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम का मतलब होता है जो हमें प्रकृति के द्वारा नहीं मिले, जिसके लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ती हो, वह कहलाता है कृत्रिम, या फिर हम इसे संश्लेषित भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमें प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से मिलता हो वो कहलाता है रेशा। ठीक, तो अपन बात करेंगे प्राकृतिक रूप से। क्या बात करेंगे? प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से हमें क्या प्राप्त होता है? प्राकृतिक रूप से हमें रेशों के रूप में प्राप्त होती है ऊन। ठीक है, क्या प्राप्त होती है? ऊन हमें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होती है। ठीक है, हमें किसी के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक, हमें उसके लिए किसी लेबोरेटरी या किसी इंडस्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर मेरे सर पे बाल है तो ये क्या है? ये प्राकृतिक रूप से है। ठीक है, अगर मेरे नाखून हफ्ते भर में बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये प्राकृतिक रूप से। ऐसा तो नहीं होता ना कि मेरी इच्छा हो और मैं इसे मेहनत करके बढ़ा लूं। वो अपने आप ही बढ़ते हैं, फिर काट देते हैं, फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो प्रकृति के द्वारा खुद से काम हो रहा हो वो कहलाता है प्राकृतिक। तो रेशो का भी सेम यही सिस्टम होता है कि ये प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि संश्लेषित नहीं कर सकते, लेकिन अपन जो बात करेंगे वो करेंगे प्राकृतिक रूप से। ठीक है, क्या बात करेंगे? प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से हमें क्या प्राप्त होती है? हमें प्राप्त होती है ऊन। ठीक है, आप सभी जानते हो ऊन क्या होता है। मैंने स्वेटर पहन रखा है, ये भी ऊन का ही बना हुआ है। ठीक है, माना कि यह थोड़ा सा अलग तरीके से बना हुआ है। ठीक, ऊन थोड़ी सी अलग तरीके से होती है, लेकिन क्या हो रहा है आज के टाइम पे जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है? मॉडर्न हो रहा है।
ठीक है, पहले जो काम होता था वो हाथों से बुनाई होती थी पहले के टाइम पे। आज क्या हो रहा है, वही हाथ छोड़ करके मशीनों से बुनाई हो जाती है, जिससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, आज इंसान की जगह मशीनों ने ले ली है। पहले जो काम इंसान करते थे उन सबको रोजगार मिलता था, वही काम आज मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, देश में बेरोजगारी हो रही है। कहने में आता है कि देश विकसित हो रहा है, लेकिन उसी विकसित के आधार पे जो लोग पहले से काम करते हुए आए हैं उनको रोजगार नहीं मिलता। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो पहले ऊन से जो बुनाई होती थी वो हाथों के द्वारा होती थी, तो वो अलग ही दिखती थी। आज मशीनों के द्वारा हो रही थी। स्वेटर है, ये स्वेटर हर कोई नहीं बता सकता कि ऊन का है या किसी और रेशे का है। ठीक है, तो क्या होता है कि रेशा क्या होता है, रेशा एक बनावट तंतु होता है जो हमें प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से मिलता है। तो अपन बात करेंगे प्राकृतिक रेशों की, जिसमें सबसे पहला आता है ऊन। क्या है, प्राकृतिक रेशा। ठीक है, प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा में अपन सब पहले एक टॉपिक लिखेंगे, उसका नाम है जांतव रेशे। क्या है, जांतव रेशे। क्या है, जांतव रेशे। तो जांतव रेशे क्या होते हैं कि जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता हो रेशा, वो कहलाता है जांतव रेशे। क्या होते हैं कि जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हो। ठीक है, भेड़ से, बकरी से, ऊंट से। ठीक है, ये क्या है, ये जंतु है। ठीक, इनसे क्या प्राप्त कर रहे हैं, हम रेशा प्राप्त कर रहे हैं। मैंने बोला ना, प्राकृतिक रेशा। ठीक है, प्राकृतिक रेशा मतलब जो प्रकृति के द्वारा, ठीक है, जंतुओं से हमें प्राप्त हो रहा है, प्रकृति के द्वारा जंतुओं से हमें प्राप्त हो रहा हो, वो क्या कहलाते हैं, जांतव रेशे। तो मेरे साथ नोट करते हुए चलो, वह रेशे जो हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हो, क्या कहलाते हैं, जांतव रेशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जांतव रेशे कहलाते हैं। ठीक है, कि वह रेशे जो हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हो या जंतुओं से प्राप्त होते हो, वो कहलाते हैं जांतव रेशे। ठीक है, तो क्या होते हैं कि वह रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हो, चाहे फिर वो भेड़ हो, चाहे फिर वो बकरी हो, चाहे वो ऊंट हो, चाहे वो याक हो, ये सभी जंतु हैं, इसी से हमें वो रेशा प्राप्त हो रहा है, वो कहलाता है जांतव रेशे। ठीक है, जांतव मतलब जंतुओं और रेशा मतलब तंतु, की जंतुओं के द्वारा जो हमें रेशा प्राप्त हो रहा हो, वह कहलाता है जांतव रेशे। ठीक है, तो इसको नोट करो। तो इसके बाद अपन आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ऊन। अब बात करेंगे अपन प्राकृतिक रेशों के अंदर ऊन की। ठीक है, क्या है, अपना टॉपिक शुरू होता है ऊन। ठीक है, आप सभी जानते हो ऊन क्या हो रही है, अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, सब ऊन के स्वेटर पहनते हैं। ठीक है, अधिकतर। तो ऊन क्या होती है, ऊन एक प्राकृतिक रेशा होती है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती हो। ठीक है, क्या होती है, ऊन एक प्राकृतिक रेशा होती है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, तो मेरे साथ नोट करते चलो, जो मैं बोल रहा हूं वही अपन उसको लिखेंगे। ठीक है, ऊन प्राकृतिक रेशा होती है जो हमें
जंतुओं से जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊन एक प्राकृतिक रेशा होती है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, अब ऊन किस रूप में प्राप्त होती है? ऊन हमें प्राप्त होती है जंतुओं के बालों से। ठीक है, क्या होती है? ऊन हमें जंतुओं के बालों से प्राप्त होती है। जैसे ये बाल होते हैं ना, ठीक ऐसे ही जंतुओं के बाल होते हैं, वही ऊन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आगे नोट करो, ऊन हमें जंतुओं के बालों के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, क्या होता है? ऊन एक प्राकृतिक रेशा होती है। सबको पता है प्राकृतिक रेशा क्या होता है, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता हो। ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता हो वो होती है प्राकृतिक रेशा। फिर उसके बाद अपन ने लिखा है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं ऊन, तो ऊन किससे प्राप्त होती है? ऊन हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। ऊन हमें जंतुओं के बालों के रूप में प्राप्त होती है। क्या? ऊन हमें जंतुओं के बालों के रूप में प्राप्त होती है। जंतुओं के जो बाल होते हैं उसी के रूप में हमें ऊन प्राप्त होती है। ठीक, तो ये होता है ऊन की डेफिनेशन कि ऊन प्राकृतिक रेशा होती है जो हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होती है, एंड ऊन हमें जंतुओं के बालों के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि ऊन हमें किस किस जंतुओं से प्राप्त होती है। तो लिखो, ऊन हमें भेड़, बकरी, ऊंट या आदि जंतुओं से प्राप्त होती है। जंतुओं से प्राप्त होती है। तो क्या लिखा अपन ने? ऊन भेड़, बकरी, ऊंट या आदि जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? जंतुओं से प्राप्त होती है। वो जंतुओं के नाम अपन लिखेंगे, भेड़, बकरी, ऊंट या और भी होते हैं। ठीक है, तो जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। ठीक, किससे होती है? इन जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि जो हमारे आस पड़ोस में हमारे इन चाचा ने, मामा ने, ताऊ ने बकरी पाल रखी, वो तो ऊन देती नहीं, वो तो ऊन देती नहीं है। तो मैं उसके लिए बता दूं आपको कि जो ये जो जानवर मैंने दिखाए हैं ना, भेड़, बकरी, ऊंट या, ये एक विशेष नस्ल होती है। ठीक है, इनका काम सिर्फ ऊन देने का होता है। और जो आपके चाचा ताऊ के पास है ना, वो सिर्फ जो उनका काम होगा दूध देने का, ठीक है, और कुछ उनके जो काम होंगे वो उसके लिए होती है। ठीक है, इनका काम होता है सिर्फ ऊन देने का। तो ऊन देने का इनका काम होता है। तो ये क्या होती है? ये एक विशेष प्रकार की नस्ल होती है। ये एक विशेष प्रकार की नस्ल होती है, इनका काम सिर्फ ऊन देने का होता है। ठीक है, अब वो विशेष प्रकार की नस्ल हमें कैसे प्राप्त होती है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? अपन पढ़ेंगे भेड़ के बारे में। किस बारे में? भेड़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे हेडिंग डालना भेड़। ठीक है, भेड़ तो आप सभी जानते होंगे, वैसे तो समझदार हो ही सही आजकल के, कि सभी जानते होंगे भेड़ क्या होती है। भेड़ जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है।
कोई पूछे कि ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से। ठीक है, ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से। तो भेड़ से हमें ऊन ही प्राप्त होती है। इसका काम क्या होता है? ऊन देने का। ठीक, तो इसके बारे में अपन लिखेंगे 2-4 बातें। इस पर जो ऊन हमें मिलती है ना, वो 2 प्रकार की मिलती है। भेड़ पर हमें जो ऊन मिलती है ना, वो 2 प्रकार की मिलती है। जो पहले प्रकार की जो ऊन मिलती है वो हमें मिलती है उसके दाढ़ी के रूखे बाल। ठीक है, क्या? उसके दाढ़ी के रूखे बाल। ठीक, और दूसरी जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें इसकी त्वचा। इसकी त्वचा में अवस्थित, त्वचा में अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। इसकी त्वचा में उपस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तो हमें कितने रूप में? 2 रूप में हमें ऊन प्राप्त हो रही है। ठीक है, पहले रूप में क्या है? पहले तो हमें दाढ़ी के रूखे बाल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, दूसरे रूप में मुलायम बाल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, तो ये जो रूखे बाल होते हैं ना, ये रूखे बाल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो ये जो दाढ़ी के बाल है इसके ये टाइट होते हैं। कैसे होते हैं? टाइट होते हैं ये बाल। ठीक है, रूखे बाल का मतलब होता है, अपन बोले तो टाइट या कठोर। ठीक, क्या होता है? टाइट या कठोर बाल, रूखे बाल का। और मुलायम का आप जानते हो, सॉफ्ट, और बाल मतलब है। ठीक है, तो जो उसकी दाढ़ी के जो बाल होते हैं ना भेड़ की, उससे तो हमें रूखे बाल प्राप्त होते हैं, यानी कि टाइट या कठोर बाल हमें प्राप्त होते हैं। और जो उसकी त्वचा होती है दूसरी, कि ये जो त्वचा होती है उसके नीचे की, ऊपर की, चेस्ट बॉडी, अपर बॉडी, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वहां पे उन्हें मिलते हैं मुलायम बाल। ठीक है, उसी मुलायम बाल से ऊन बनाई जाती है। उसी मुलायम बाल से ऊन बनाई जाती है। और जो टाइट वाले बाल थे ना, टाइट वाले बाल से जो आप दिवाली पे, होली पे जो पेंट करते हो ना, जिस ब्रश से आप पेंट करते हो दीवारों को, वो इन बालों से बनाया जाता है। क्योंकि वो जो बाल होते हैं ना वो टाइट होते हैं, और जो पेंट का ब्रश होता है उसके जो तंतु होते हैं वो भी कैसे होते हैं? वो भी कठोर होते हैं, टाइट होते हैं। ठीक है, दोनों बाल क्या हो रहे हैं? यूज में लिए जा रहे हैं। दोनों बाल यूज में लिए जा रहे हैं। भले उनके क्या है, उनकी स्थिति अलग है कि एक उस काम के लिए, एक उस काम के लिए। जो यहाँ के बाल होते हैं, यहाँ के बाल किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? वो पेंट करने के लिए ब्रश के रूप में। ठीक, और जो यहाँ के बाल होते हैं वो ऊन के स्वेटर बनाने में। ठीक है, तो ये है भेड़ के बारे में बातें। ठीक है, कि भेड़ के जो बाल प्राप्त होते हैं वो किस रूप में प्राप्त होते हैं, या फिर वो कैसे कैसे फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है प्रजनन। ठीक है, क्या है? प्रजनन या वर्णात्मक प्रजनन। ठीक, तो वर्णात्मक प्रजनन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्रजनन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है प्रजनन? प्रजनन का मतलब होता है जब नर भेड़ और मादा भेड़ के द्वारा एक नई संतति का निर्माण हो, वह कहलाता है प्रजनन। ठीक, कि जिस तरह एक मदर और एक फादर, एक माता पिता के द्वारा एक अपने बच्चे का निर्माण किया जाता है या बच्चा पैदा किया जाता है, वह कहलाता है जनन। उसी प्रक्रिया को जब एनिमल्स के अपन बात करें, जंतुओं में, तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रजनन।
ठीक। इंसानों में कहा जाता है जनन और जंतुओं में या जानवरों में कहा जाता है उसी चीज को प्रजनन। ठीक है, तो समझ में आया होगा प्रजनन क्या होता है। तो नोट करो प्रजनन कि प्रजनन क्या होता है कि जब नर भेड़ तथा मादा भेड़ के द्वारा एक नई संतति उत्पन्न की जाती है या फिर पैदा की जाती है, उसको कहते हैं प्रजनन। ठीक है, क्या कहते हैं प्रजनन। अगला टॉपिक आता है वर्णात्मक प्रजनन। ठीक, क्या है वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक का मतलब होता है जिसके पास विशेष गुण हो, कि जिसके पास विशेष गुण हो, कि जैसे बात करें अपन खली की, जानते होंगे ना सब खली को, वेस्लर है। खली की बात करें तो क्या है वो पावरफुल है। ठीक है, उसमें क्या है स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है और वो क्या है लड़ता बहुत अच्छा है। तो जब उसकी शादी अगर उसकी पत्नी से होगी, ठीक है, उसकी शादी हो जाए और उसका बच्चा होगा, वो कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल होगा जैसा खली है। तो खली में क्या है वो विशेष गुण है। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं जंतुओं में, कि सपोज करो कि जंतुओं में कोई भेड़ है और उसके पास एक विशेष गुण है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊन देती है। क्या देती है, ऊन देती है बहुत अच्छी मात्रा में। दूसरी उसके पास विशेष गुण है कि वो जो ऊन देती है वो क्या है सॉफ्ट है, अदर टू कंपैरिजन, कि जो औरों के कंपैरिजन में वो जो भेड़ है उसके पास एक विशेष गुण है कि जो ऊन होती है उसकी वो बहुत सॉफ्ट होती है या मुलायम होती है। तो क्या है वो एक विशेष गुण है उसके पास। तो उस जो भेड़ है वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, नर भी हो सकते हैं, मादा भी हो सकती है। ठीक, तो जो भेड़ है उस भेड़ के द्वारा एक नई संतति का निर्माण किया जाता है, वह कहलाता है वर्णात्मक प्रजनन। तो वही विशेष गुणों युक्त पैदा होगी जो संतति, और वो जिसके द्वारा पैदा हो रही है वह कहलाता है आपका वर्णात्मक प्रजनन। ठीक है, तो क्या है नोट करो कि जब विशेष गुणों वाले नर भेड़ तथा मादा भेड़ के द्वारा संतति का निर्माण होता है उसे कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन। क्या कहते हैं, वर्णात्मक प्रजनन। प्रजनन क्या होता है, प्रजनन एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है, वर्णात्मक प्रजनन होता है कि विशेष गुणों वाली संतति उत्पन्न कर रहे हैं, वो होती है वर्णात्मक प्रजनन। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन ने क्या करा, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक अपन ने शुरुआत कर दी है उसकी। सबसे पहले अपने समझा है रेशा क्या होता है, रेशे किस किस फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं। मैंने बता दिया कि प्राकृतिक और संश्लेषित। ठीक है, कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। फिर उसके बाद अपन ने समझा जांतव रेशे क्या होते हैं। देन अपन ने क्या समझा, ऊन। ठीक है, ऊन हमें कैसे प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। ठीक है, सब समझ लिया अपन ने। फिर ऊन हमें किस फॉर्म में प्राप्त होती है वो भी अपन ने समझ लिया है। ठीक है, समझ लिया अपन ने अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद अपन ने क्या समझा, अपन ने समझा प्रजनन, कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन क्या होता है वो भी अपन ने समझ लिया कि जब नर भेड़ और मादा भेड़ के द्वारा नई संतति उत्पन्न की जाती है उसे कहते हैं प्रजनन। फिर उसके बाद अपन ने समझा वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है। तो क्या होता है, एक विशेष गुणयुक्त नई संतति जो कि भेड़ की है वो उत्पन्न कर रहे हैं, वो कहलाता है वर्णात्मक प्रजनन। ठीक, तो ये थी अपनी आज की क्लास। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने क्लासमेट एंड अपने फ्रेंड सर्किल में। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।